गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो हम आप लोग के लिए केमिकल काइनेटिक्स का लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं बेटा? केमिकल काइनेटिक्स का आज रिवीजन लेके आए हैं और रिवीजन प्लस क्वेश्चन दोनों करते हैं। ठीक है, देखिए केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता था कि कोई भी रिएक्शन किस गति से हो रहा है, मतलब रिएक्शन में जानने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन होगा कि नहीं ये बताएगा बेटा थर्मोडायनेमिक्स। कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स बताए थे। और दूसरा होगा तो कितने गति से होगा, कितना देर में होगा, कितने टाइम में होगा, इसको कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई रिएक्शन मान लो हो तो रहा है मगर उसमें बहुत साल लग जाए तो वो रिएक्शन हमारे कोई काम का नहीं रह जाता। जैसे कोयला से हीरा तो बन जाएगा, मगर बताओ एक दो दिन में बनता है कि लाखों साल लगते हैं? लाखों साल लगते हैं। तो क्या वो हमारे लिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे रिएक्शन का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ा जाता है, क्योंकि ये स्पीड या वेलोसिटी को बताता था। बता चुके हैं। एक टर्म बताए थे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। चाहे आप चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम को ही क्या कहते थे? रेट ऑफ रिएक्शन। और जब भी बेटा रेट होता है तो इसको दो टाइप में बताया जाता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज का ये सिंबल डेल्टा वाला, इंस्टेंटेनियस का डी चेंज इन कंसंट्रेशन बाय dt ऐसे लिखते थे। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा फिक्स होता था, याद रखिएगा। इसका यूनिट हमेशा फिक्स रहता था, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का। याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा फिक्स, मगर रेट कांस्टेंट का यूनिट बदलेगा। किसका यूनिट बदलेगा? ऑर्डर के हिसाब से। रेट कांस्टेंट, यहां जो के आता है ना बेटा, इस रेट कांस्टेंट का यूनिट अलग अलग आएगा, मगर रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा फिक्स, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है। दूसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, कैटलिस्ट पर। कंसंट्रेशन पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, कैटलिस्ट पर। मगर रेट कांस्टेंट, कान खोल के सुन लो, रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, कैटलिस्ट पर। ये सब बताया गया है। आओ एक रिएक्शन लिए, ए बी बी सी सी डी डी, जहां छोटका ए, छोटका बी, छोटका सी और छोटका डी क्या है? स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, बैलेंस रिएक्शन का कॉफिशिएंट। दूसरी बात, यदि हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, ये क्या लिखा गया है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ रिएक्शन। यदि रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दें तो क्या लिख सकते हैं? माइनस ए अपॉन -1 बाई ए डी ए अपॉन डी टी, माइनस -1 बाई बी डी बी अपॉन डी टी, प्लस 1 बाई सी डी सी अपॉन डी टी, 1 बाई डी 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 अपॉन डी टी। यहाँ भी प्लस साइन आएगा। अच्छा, प्लस माइनस का क्या सेंस है? ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस आ रहा है, ये प्रोडक्ट है इसलिए क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। ठीक है। दूसरी बात, ये क्या है? ये सिंपली है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियर या अपीयरेंस बोलो इसको, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, अपीयरेंस। ये पूरा क्या है? ये पूरा कॉफिशिएंट के साथ ये बड़ा वाला गोला क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। ये रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है। मतलब सिर्फ चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस। जैसे यहां पर इसको क्या बोलोगे? सिर्फ इसको क्या बोलोगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और ये गोले के साथ क्या बोलोगे? रेट ऑफ रिएक्शन। आ रहा है समझ में? रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा फिक्स होता है, वो कभी बदलता नहीं है, चाहे आप रिएक्टेंट देखो चाहे प्रोडक्ट देखो, क्योंकि कॉफिशिएंट से आप डिवाइड करके सब के रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर चुके हो? इक्वल। नहीं करोगे तो इक्वल नहीं आएगा। आ गया समझ में? एक टर्म बताए थे, लॉ ऑफ मास एक्शन। याद करो, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता था? लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन होता था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट rise to their power of stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient का पावर जिस पर चढ़ा हो। जैसे मान लो हमने एक रिएक्शन लिखा ए
ए प्लस बी प्रोडक्ट दिया, तो क्या लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट दे देंगे, इसी को रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं इस रिएक्शन का। तो रेट बराबर, रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इजकल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। यहाँ के क्या है, रेट कांस्टेंट। क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है बोलो, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर, और इसका यूनिट इसके पावर के अनुसार बदलता चलेगा, ठीक है, इसका यूनिट फिक्स नहीं होगा, ठीक है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट फिक्स है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। दूसरी बात, एक और बात बोले थे, ऑर्डर लॉ या रेट लॉ, ये क्या होता है, ये रिलेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट कहने का मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों से, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से, अफेक्टिंग इट, जो इसको प्रभावित करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। तो सुन लो, लॉ ऑफ मास एक्शन भी रेट बताता है और ऑर्डर लॉ भी रेट बताता है, दोनों में फर्क क्या है, तो फर्क वहां लिखा हुआ है, ठीक है, 2 मिनट रुको। रेट लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में कैसे डिपेंड कर रहा है, किस पर, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर, जबकि इसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पर कैसे डिपेंड करता है वो बताता है। ऑर्डर बेटा ज़्यादा ऑथेंटिक ऑर्डर लॉ है, इसको इसी लॉ का एक्सटेंशन है, ये ज़्यादा ऑथेंटिक है जबकि ये कम ऑथेंटिक है, ठीक है। यहाँ देखो, जैसे मान लो ए बी प्रोडक्ट मिला, ठीक है, अब रेट जो हो सकता है, हो रेट ए टू दी पावर अल्फा बी टू दी पावर बीटा प्रोडक्ट टू दी पावर गामा। कहोगे वाह सर, यहाँ तो आपने कॉफिशिएंट चढ़ा दिया था, यहाँ क्या चढ़ा दिया, अल्फा बीटा गामा, इसलिए चढ़ा दिए बेटा कि हमको पता नहीं है कि ये अल्फा ए के बराबर आएगा कि नहीं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये अल्फा ए के बराबर आ भी सकता है और नहीं भी, बीटा बी के बराबर आ भी सकता है, नहीं भी, और प्रोडक्ट भी आया है, दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट भी आया है। तो रेट इजकल टू प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो के लिखेंगे, ए टू दी पावर अल्फा बी टू दी पावर बीटा प्रोडक्ट टू दी पावर गामा। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली करके लिखा गया है जबकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। देखो दोनों में अंतर क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन और ऑर्डर लॉ में या रेट लॉ में, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जबकि ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट आया ना, रिएक्टेंट आया, जबकि इसमें रिएक्टेंट भी आया प्रोडक्ट भी आया। ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड है, एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता है उसके लिए वैलिड है, जबकि ये सब रिएक्शन के लिए वैलिड है। इसीलिए हम इसमें ए टू दी पावर ए ना चढ़ा के अल्फा चढ़ा रहे थे, बी टू दी पावर बी ना चढ़ा के बीटा चढ़ा रहे थे। वो यदि मान लो हम एक्सपेरिमेंट किए और अल्फा का वैल्यू ए के बराबर आ जाए, अब बीटा का वैल्यू बी के बराबर आ जाए, तो हम बोल देंगे भाई कि ये रिएक्शन कैसा है, एलिमेंट्री है। नहीं आया तो वो कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए ऐसा किए। ये दोनों के लिए वैलिड है, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। तो रेट बराबर क्या लिख लिए, के ए टू दी पावर अल्फा बी टू दी पावर बीटा। यहाँ के क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। अभी बोले रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर, यूनिट ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा को बोलते हैं ऑर्डर, कि अल्फा किसका ऑर्डर है, ए का ऑर्डर, अब बीटा किसका ऑर्डर है, बीटा किसका ऑर्डर है, बी का ऑर्डर, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या बताता है, पहले ऑर्डर टेल्स अबाउट हाउ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, रिएक्टेंट से बढ़िया क्या लिखते हैं, रिएजेंट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे अफेक्ट कर रहा है, वही ऑर्डर बता रहा है। एक्चुअली में ऑर्डर क्या है, पावर है, किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट कहां पर, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपने लिख लिया, उस पर जो पावर दे दिया, जैसे यहां देखो रेट बराबर क्या लिखा है, के ए टू दी पावर 2 बी टू दी पावर हाफ लिखा हुआ है ना। तो एक्चुअली में ये बता रहा है कि ये 2 टाइम्स, यदि ए को दुगुना करेंगे तो रेट चरगुना हो जाएगा बेटे, ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है कि 2 का पावर है,
ए कितना का पावर है, 2 का पावर है। तो यही बता रहा है कि इट इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये कौन सा एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। आ रहा है समझ में। इस पर जो कंसंट्रेशन पर पावर है, इस पर चाहे बी पर पावर 1/2 हो, चाहे ए पर पावर 2 हो, ये जो पावर है यही क्या है, ऑर्डर। ठीक है। अब चूंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है तो ये जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी, फ्रैक्शनल भी, पॉजिटिव भी, फ्रैक्शनल भी, और 3 या 3 से ज़्यादा भी। क्या क्या हो सकता है, जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, 3 या 3 से ज़्यादा। अब यहीं पर एक टर्म हम और डिफाइन कर रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी। ये क्या होता है कि किस रिएक्शन क्यों होता है, रिएक्शन होता है क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, टकराएंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, वही वाला बात है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड ड्यूरिंग एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, तो पहला बात फिक्स कर दिए, मॉलिक्यूलरिटी का संबंध किसके साथ है, एलिमेंट्री स्टेप के साथ। और वन प्लेन में, वन प्लेन का मतलब एक प्लेन में मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल टकरा सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल, समझ में आ गया। तो हमने टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एलिमेंट्री स्टेप इन वन प्लेन टू फॉर्म मॉलिक्यूल टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल। यदि ये थ्योरेटिकल है तो बताओ कभी मॉलिक्यूल निगेटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल टकरा ही ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं होगा। कभी फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल टकरा सकते हैं, आधा, डेढ़, नहीं टकरा सकते। तो या तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकता है, नहीं तो 2, नहीं तो 3। कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, और जीरो तो कभी नहीं होगा। इवन फ्रैक्शनल भी नहीं होगा, ना फ्रैक्शनल होगा, ना जीरो होगा, ना 3 से ज़्यादा होगा, क्योंकि हम वन प्लेन फिक्स कर लिए थे, इसीलिए 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। आओ जरा अंतर देख लें। ऑर्डर कैसा क्वांटिटी है, पहला ही बोल देते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल है। मॉलिक्यूलरिटी कैसा है, थ्योरेटिकल है। ये क्या है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन लिखा है, चाहे वो रिएजेंट हो, मतलब रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या है, नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल इन एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन। ये चूंकि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है इसलिए ये पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शनल, जीरो और मोर 3 या मोर देन 3 भी हो सकता है, जबकि ये क्या हो सकता है, 1, 2 और 3 हो सकता है। तो ये हो गया। अब आओ, हमने देखा था रेट को कैसे लिखा था, रेट बराबर लिखा था Ka⁴ B⁴ तो K बराबर क्या लिख सकते हैं, K का यूनिट क्या लिखा जा सकता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, देख लो यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। K का यूनिट आता है मोल लीटर, मोल लीटर 1 - n सेकेंड -1। तो यहाँ देखो n के जगह 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 1 बचेगा, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये 0 ऑर्डर का हो गया। यदि 1 पुट कर दिए तो ये 0 हो गया, किसी भी चीज़ का पावर 0 मतलब वो खत्म हो गया, सेकेंड -1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। और यहाँ यदि 2 पुट कर दिए तो ये -1 आएगा, मतलब लीटर पॉजिटिव हो जाएगा, मोल पर लीटर है बेटा, मोल पर लीटर। तो हम बोले मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यदि यहाँ पर क्या पुट कर दिए 2, तो ये -1 हो जाएगा, लीटर पॉजिटिव हो जाएगा और मोल निगेटिव हो जाएगा, तो क्या यूनिट आ जाएगा, लीटर पर मोल पर सेकेंड। आ गया समझ में। आओ, जैसे मान लो हमको कुछ क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि रेट बराबर लिखा हुआ है Ka⁴ B⁴ इसका ऑर्डर बताइए। ऐसे लिख देगा, ये एक्सपेरिमेंट करके निकाल के दिया है, तो ऑर्डर बताइए, ओवरऑल ऑर्डर। तो दोनों का ऑर्डर, दोनों के पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दो दोनों के पावर को, सिंपल बात है, दोनों के पावर को जोड़ दो। कितना है पावर, बोलो कितना है पावर, इसका पावर 2 है, 2 - 1/2 कितना हो गया, 4 में से 1 गया, 3/2, और 3/2 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ बोलो कितना आ जाएगा, 3/2 + 1/2 कितना आ जाएगा बेटा, 4/2 मतलब 2, पॉसिबल है। यहाँ रेट कांस्टेंट दिया हुआ है K, जो इसके अंदर K लिखा है ना, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बता दिया, वो कितना बता दिया, 3.2 × 10⁻² -1। इसका ऑर्डर पूछ रहा है, बताओ कितना ऑर्डर आएगा। तो यूनिट देख के मार देना, सेकेंड -1 किसका यूनिट होता है, हाँ बेटा सही बोले, फर्स्ट ऑर्डर का, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। अब देखो K का वैल्यू 2.5 × 10⁻⁻5 दे दिया, तो यूनिट देख के मार देना, क्या है यूनिट, बोलो मोल पर लीटर पर सेकेंड, बोलो क्या है यूनिट, बोलो जल्दी, किसका यूनिट है, 0 ऑर्डर का, 0 ऑर्डर।
अब हमारे सिलेबस में जीरो है और फर्स्ट ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर किसको कहते हैं? जब रेट कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो रेट के ए टू दी पावर जीरो, तो ये तो खत्म हो गया बेटा। मतलब क्या आ गया कि रेट किसके बराबर आ गया? के। तो डायरेक्ट पूछेगा ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होता है? ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होता है? बताओ कौन सा है? जीरो ऑर्डर। तो इसका ग्राफ कैसा आता था? स्ट्रेट लाइन, ऐसा ग्राफ आएगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ। मतलब कंसंट्रेशन को बढ़ाते चल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आ रहा है समझ में? दूसरी बात, इसका इक्वेशन क्या आया था? सी नॉट माइनस सी टी बराबर के टी आया था क्या? सी नॉट बराबर, इस सी नॉट को इधर ले आए, के टी को इधर ले आए। देखो सी टी को इधर, के टी को इधर, तो क्या आ गया? सी टी बराबर सी नॉट माइनस के टी। और ग्राफ कैसा आता है? ऐसा, सी टी बाई टी का। हाफ लाइफ क्या आएगा बेटा इसका? हाफ लाइफ क्या आएगा? वो लाइफ जिसमें आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है या आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है, उसको कौन सा लाइफ कहते हैं? हाफ लाइफ। कितना आएगा हाफ लाइफ? बोलो कितना आता था? ए नॉट बाई टू के आता था। इसी में बेटा, इसी इक्वेशन में क्या पुट कर दिए? यहाँ पर सी टी के जगह कितना पुट कर दिए? सी नॉट बाई टू। तो आ जाएगा ना। आप चलो इसको सी नॉट ही लिख लो, सी नॉट बाई टू के। चलो इसको सी नॉट ही कर लेते हैं, सी नॉट, इसको सी नॉट ही कर लेते हैं। तो सी नॉट बाई टू के, तो तुम देखो हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन ऐसा ऑर्डर है जिसका हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है इनिशियल कंसंट्रेशन का? तो जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। इसका मतलब कंसंट्रेशन आधा कर देंगे तो आधा टूटने में लगने वाला समय भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आ रहा है समझ में? कंसंट्रेशन दुगना कर देंगे तो हाफ लाइफ भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल, जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल का बात कर लेते हैं। तो जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल का कौन कौन बात करते हैं? जीरो ऑर्डर का याद रखना, हाइड्रोजन को ऐसे तो ऑर्डर को हम बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए नहीं बता सकते, मगर कुछ केस में बताया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन यदि क्लोरीन मिले किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस, HNU लाइट को लिखते हैं तो HCl बनेगा। इस केस में जो रेट आता है, हाइड्रोजन के भी कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट आ जाता है, क्लोरीन के भी कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट आ जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलके HCl का बनना किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। और अमोनिया का डिकम्पोजिशन प्लैटिनम के प्रेजेंस में या हैवी मेटल के प्रेजेंस में, ये भी किसका एग्जाम्पल आ जाता है? जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल आ जाता है, क्योंकि यहाँ भी रेट इंडिपेंडेंट होता है। अगला बात होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन? वो रिएक्शन बेटे जिसमें रेट एक पावर पर डिपेंड करता है। मतलब रेट जो होता है कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है, उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट और कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दूसरा बात, इक्वेशन क्या आता है? बस वहाँ पर क्या आया था? सी नॉट माइनस सी टी, यहाँ ln आता है। ln क्या है? लॉग वाला बेसी। तो ln सी नॉट माइनस ln सी टी बराबर के टी। इसको हम सॉल्व करते थे तो सी नॉट बराबर सी टी बराबर सी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। इसलिए तो बोलते थे कि जीरो ऑर्डर को छोड़ के बाकी कोई इक्वेशन कभी भी सॉल्व नहीं होता, कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता, सिर्फ जीरो ऑर्डर ही 100% कंप्लीट होता है और कोई ऑर्डर 100% और कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता। इसी को लॉग में लिख लिए, इसी वैल्यू को, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो log बेस 10 सी टी इक्वल टू log बेस 10 सी नॉट के बाई 2.303 इंटू टी। तो देखो ये ग्राफ कैसा आएगा? log 10 सी टी और यहाँ टी लिखे तो ग्राफ ऐसा आएगा। ये y बराबर c माइनस एम एक्स का ग्राफ है और स्लोप कितना आने वाला है बता दो? स्लोप आने वाला है k बाय 2.303। तो कहोगे ये भी तो सर खत्म हो रहा है। अब एक गधे देखो, log बेस 10 सी टी का बाई टी का ग्राफ है, सी टी बाई टी का ग्राफ नहीं है, लॉग का लॉगरिथमिक ग्राफ है। ठीक है, अच्छा इसका जो फॉर्मूला हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करते थे वो क्या यूज करते थे? k बराबर 2.303 टी लॉग बेस 10 सी नॉट बाई सी टी। अब परसेंटेज में रहता था तो 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस x%। कितना परसेंट डिकम्पोज? जैसे 30% डिकम्पोज कर गया तो 30 यहाँ रख देंगे। आ रहा है 40% डिकम्पोज कर गया 40 रख देंगे। अगला आओ, इसका हाफ लाइफ कितना आता था? टी हाफ कितना आता था? 0.6932 बाई के।
रेट कांस्टेंट इसका। अच्छा, क्या इसमें सी आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट है। मतलब कहने का क्या मतलब, जितना पहले टूटने में जितना समय लगेगा, मान लो 10 मोल से 5 मोल होने में जितना समय लगेगा, 5 मोल से 2.5 मोल होने में भी उतना ही समय लगेगा। मतलब समय वही लगेगा, ठीक है। मतलब हाफ लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि कंसंट्रेशन बदल जाए तो। हाफ लाइफ जो है कंसंट्रेशन का क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, किसका हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? 0 ऑर्डर का। किसका इंडिपेंडेंट है? फर्स्ट ऑर्डर का। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? 0 ऑर्डर का। किसका इंडिपेंडेंट है? फर्स्ट ऑर्डर का। आ गया समझ में? दूसरी बात, nth ऑर्डर का हाफ लाइफ याद रखिएगा, ये हो सकता है कभी पूछ दे। तो हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर कितना आता है? 1/c0 n टू द पावर 1। तो कहोगे इससे सब प्रूव हो जाएगा। हाँ जी, प्रूव हो जाएगा। मान लो यहाँ 1 पुट कर दिए, 0 पुट कर दिए, तो कितना आ जाएगा? c0 का पावर -1 ऊपर चला गया। c0 देखो, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c0 आ गया। मान लो आपने किसके लिए? 0 के लिए 0 पुट किए, तो मान लो आपने 1 पुट कर दिया, तो 1 पुट कर दिया तो 1 - 1 0, खत्म हो गया ये टर्म, 1 हो गया ना। मतलब c0 का पावर क्या आ जाएगा? 0। मतलब इंडिपेंडेंट आ गया। और इंडिपेंडेंट किसके केस में आता है बोलो? फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर आपने फर्स्ट पुट किया था, तो इस तरीका से बता सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल याद रखना, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल होता है। या रेडियो एक्टिव डीके, सबसे ज़्यादा तो यही पूछेगा कि रेडियो एक्टिव डीके कौन से ऑर्डर का ग्राफ है, कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है। रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा जो रे निकलता है वो कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है? 0 ऑर्डर को। आओ इधर, एक रिएक्शन होता है बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नाम ही है सूडो मतलब झूठा। वैसा रिएक्शन जो देखने में बाई मॉलिक्यूलर लगेगा मगर फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, उसको क्या कहेंगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन विच इज बाई मॉलिक्यूलर बट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें होता क्या है, एक रिएक्टेंट एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए रेट इस पर डिपेंड करना, रेट इसके कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए इसको बढ़ाइए या घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, याद रखिएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर और इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस। जैसे हमने शुगर का हाइड्रोलिसिस कराया, सुक्रोज का, तो क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, याद है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। यदि आप इसका रेट लिखिएगा तो रेट कांस्टेंट C12H22O11, इसका पावर 1 आता है और वाटर के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट आ जाता है। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया? 1 + 0 कितना आ गया? 1। इसीलिए बोल रहे थे कि इसका रेट सिर्फ एक पर ही डिपेंड करेगा, एक से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अगला होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। तो फॉर एवरी, ये क्या होता है, ऐसा पाया गया है बेटा कि हर एक 10 डिग्री यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए ना तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 10 मतलब दुगुना या तिगुना से बढ़ जाता है। मतलब हर एक 10 डिग्री से रेट ऑफ रिएक्शन कितने से बढ़ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन कहो या रेट कांस्टेंट बोलो, कितने से बढ़ जाता है? दुगुने या तिगुने से बढ़ जाता है। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकेम डबल या ट्रिपल ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो म्यू बराबर के टी 10 डिग्री सेल्सियस बाई के टी, कितने से? 2 या 3। तो रेट टेम्परेचर कॉफिशिएंट का वैल्यू कितना आता है? 2 या 3। टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहने का मतलब रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन प्रत्येक 10 डिग्री राइज करने पर दुगुने या तिगुने से बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है? दुगुने। कैसे डिफाइन करेंगे? रेट कांस्टेंट एट T डिग्री प्लस 10 डिग्री सेल्सियस बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। तो हमने कहा फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकेम डबल या ट्रिपल ऑफ इनिशियल वैल्यू। कैसे डिफाइन करते हैं? म्यू बराबर के टी 10 डिग्री सेल्सियस बाई के टी, और इसका वैल्यू क्या आता है? 2 और 3 टाइम्स। क्लियर? रुको, अर्हेनियस इक्वेशन, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो रिलेट करता है किसको किसको? रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर को। रेट कांस्टेंट तो हम जानते हैं कि हर एक 10 डिग्री बढ़ाने से दुगुना या तिगुना से बढ़ जाएगा, मगर कैसे इफेक्ट करता है इसको एक्चुअली में कौन बताता है? अर्हेनियस इक्वेशन। तो रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर से कौन रिलेट करता है? अर्हेनियस इक्वेशन। एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। K = A
ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जहाँ ए को क्या कहते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या रेनियस फैक्टर, और ये किसको बताता है, नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है। जैसे मान लो मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है, कोलाइड किया 100 मॉलिक्यूल, और ये जो फैक्टर है ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये वो फैक्टर है जो बताता है कि कितना मन से तैयारी कर रहा है। 100 मॉलिक्यूल, जैसे 100 लड़का आया पटना में तैयारी करने के लिए या कहीं गया तैयारी करने के लिए, तो कितना मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है ताकि वो बढ़िया से एग्जाम पास कर सके। तो मान लो इसका 10%, तो 10 बाई क्या कर देंगे 100, तो देखो 0 0 0 0 कट गया, मात्र 10 मॉलिक्यूल ही पास करेगा और बाकी 90 मॉलिक्यूल फेल कर जाएगा। आ रहा है समझ में? तो वही बात हम बोल रहे हैं। हम कहा कि ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग सफिशिएंट एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तभी जाके हमको रेट कांस्टेंट मिलता है। अब मेरी बात सुनो, कैसे मिलता है ये समझ में आ गया। दूसरी बात, इसी इक्वेशन में यदि लॉग ले लें तो ln k बराबर ln a माइनस ई ए बाई आर टी। अब ये भी ऐसा ग्राफ खींचे हैं तो क्या आ जाएगा, ln k यहाँ 1/t, तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ कट करेगा, ये कितना हुआ बताओ, ln a, ये ln a हुआ, स्लोप कितना हुआ माइनस ई ए बाई आर। यदि अलग अलग टेम्परेचर T1 और T2 पर ग्राफ खींच दें तो क्या आ जाएगा, ln k2 बाई k1 इजकल टू ई ए बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। अब देखो यदि T2 बड़ा हो जाए, T2 बड़ा हो जाए T1 से तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मतलब K2 बड़ा हो जाएगा K1 से। यही तो बोल रहे थे कि यदि टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बड़ा कर दोगे T1 को T2 से, तो रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेट भी बढ़ता जाएगा, और 10 डिग्री से बढ़ाया तो दुगुने या तिगुने से बढ़ जाएगा। आ गया समझ में? 10 डिग्री से बढ़ाया तो दुगुने या तिगुने से हो जाएगा। कॉलिजन थ्योरी ये मानता है कि रिएक्शन होने का कारण मॉलिक्यूल के बीच आपस में कोलिजन है, और कोलिजन के लिए 2 फैक्टर जिम्मेदार है। पहला एनर्जी, एक तो प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए, किसके बराबर, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है ताकि प्रोडक्ट बन सके, तो एक टर्म हम दे रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, बताते हैं। और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। कोई पढ़ता तो है 10 घंटा मगर कॉमिक्स पढ़ता है तो क्या करोगे, पढ़ो कॉमिक्स। फिजिक्स केमिस्ट्री दिया गया है, पढ़ो कॉमिक्स। तो वही वाली बात है। तो हमने कहा कि 2 फैक्टर किसी भी कॉलिजन को, प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। पहला एनर्जी फैक्टर और दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर। हम एनर्जी का ग्राफ बनाएं तो जब तुम आए थे मेरे पास पढ़ने के लिए तो कुछ ना कुछ इनिशियल एनर्जी था। हम बोल रहे हैं कि कम से कम तुमको परीक्षा पास करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, उसको कह रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बताओ हम कितना एनर्जी सप्लाई किए, हम इतना एनर्जी सप्लाई किए, इतना पहले से इनिशियल था, हम मात्र यही एनर्जी सप्लाई किए हैं। दिखाई दे रहा है ये वाला एनर्जी, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम कौन सा एनर्जी सप्लाई किए बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मतलब वो एनर्जी सप्लाइड टू द मॉलिक्यूल टू मेक इट्स एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर ऐसे बोलो मिनिमम एनर्जी सप्लाइड टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इनिशियल एनर्जी के बाद जो एनर्जी सप्लाई किया गया ना बेटे, उसको क्या बोलते हैं, बोलो एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये सप्लाइड एनर्जी है। कैसा एनर्जी है, सप्लाइड एनर्जी। सप्लाइड एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, कहाँ से, फ्रॉम आउटसाइड टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, टू रिएक्टिंग क्या बोलेंगे, बोलो मॉलिक्यूल, टू मेक इट एनर्जी इक्वल टू किसके, थ्रेशोल्ड एनर्जी। टू मेक इट एनर्जी, मेक इट्स एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगला होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है बेटा, ओरिएंटेशन तो बहुत ज़रूरी है। बोले ना कि कोई पढ़ता तो रात भर है, एनर्जी बहुत लगा रहा है मगर कॉमिक्स पढ़ता है, तो क्या उसका रिजल्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो वही वाला बात है, टू फॉर्म प्रोडक्ट प्रॉपर ओरिएंटेशन इज नेसेसरी। आप जब हम ये दोनों फैक्टर, एक फैक्टर तो अर्हीनियस पहले ही एनर्जी वाला फैक्टर लगा के रखा था, अब हम ओरिएंटेशन फैक्टर को भी उसमें इंट्रोड्यूस कर दिए, तो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग इट इन अर्हीनियस इक्वेशन के बराबर क्या, ये तो एनर्जी वाला फैक्टर पहले ही लिख चुका था, कोलॉइडिंग वाला फैक्टर तो पहले ही लिख चुका था, हमने इसमें ओरिएंटेशन वाला फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया PAB।
ये ओरिएंटेशन फैक्टर है। उसके बाद हमने ये दोनों कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट लिख दिया ZAB, जहाँ ZAB क्या है, हाँ बेटा सही समझे, ओरिएंटेशन फैक्टर PAB इनटू क्या, अरहेनियस फैक्टर। ठीक है, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है उसका भी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के से ज़्यादा होगा, तभी जाके क्या होगा, तभी जाके वो प्रोडक्ट बनाएगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ मतलब पूरा ध्यान लगा के और अपने एनर्जी को जो बढ़ाएगा, कंटिन्यूअस मेहनत करेगा, वही कोई भी एग्जाम को पास करेगा। तो ये रहा आपका केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक बार पढ़ लीजिए, तो अगले लेक्चर में हम सरफेस केमिस्ट्री का डाल देंगे और मिला के फिर हम एक लेक्चर डाल देंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे, सिर्फ क्वेश्चंस। थैंक यू।